एक तो शुरू में ही हमने ये फैसला किया कि जो चीज़ हम करेंगे वो भारत में या हिंदुस्तान में पहले किसी ने ना की हो. My learning was more on the streets. While education is a tried, tested, sound way of acquiring knowledge, it's my firm opinion that there are other ways to acquire knowledge as well. You hit roadblocks, you have difficulties, but I had opened my own LCs, cleared my own consignments, taken the material on trucks myself to the market. So an entrepreneur gets a huge amount of experience, and then you also know how to deal and move into their system. In about 2 to 3 years' time, pins started to fall. They started to default in their payments to the government in what they'd committed, and they had to throw in the towel. And that was the time we then went out and picked up a number of these licenses to expand ourselves. Destiny has its own role to play, and Destiny had better things for us. Hey guys, welcome to another episode of the Voice Pay channel जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं some interesting brand stories and entrepreneurial journeys. और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय एयरटेल के फाउंडर मिस्टर सुनील मित्तल हैं। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिस्टर सुनील मित्तल का ये सबसे पहला बिजनेस नहीं था। मिस्टर सुनील मित्तल पंजाब के लुधियाना शहर में पैदा हुए और वहीं आर्या कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। लुधियाना पंजाब का एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है और यहाँ की हवा में ही एंटरप्रेन्योरशिप है। मिस्टर सुनील मित्तल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनका ये मानना था कि क्लासरूम में बैठ के नॉलेज लेने के अलावा भी कई सारे तरीके हैं नॉलेज लेने के। उनकी लर्निंग ज़्यादातर लुधियाना की गलियों में चीज़ों को प्रैक्टिकली करने से हुई और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया कि आप एक बार विश्वास दिखाइए, आप प्राउड फील। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया क्योंकि लुधियाना में ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। पर बहुत जल्द उनको ये एहसास हुआ कि वो इसमें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उनका मैक्सिमम विजन एक साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर तक ही सीमित रह जाएगा। और तब उन्होंने उठाया एक और प्रोडक्ट, जनरेटर्स। उस टाइम देश में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम थी और इसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जापान के सुजुकी जनरेटर्स को इम्पोर्ट किया और इंडिया में बेचा। ये बिजनेस 3 साल तक बहुत अच्छा चला और वो इंडिया में सुजुकी जनरेटर्स के लार्जेस्ट सप्लायर भी बन गए। पर गवर्नमेंट ने एक दिन फॉरेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और फिर वो ढूंढने निकले अपना तीसरा प्रोडक्ट। इस बिजनेस से जो कमाई की थी उसी के सेविंग से उन्होंने ट्रैवल करने का फैसला लिया और ताइवान के तेपे शहर में उनको मिला अपना तीसरा प्रोडक्ट। तेपे में उन्होंने देखा किंगटेल कंपनी के पुश बटन फोन्स। इंडिया में उस समय तक सिर्फ रोटरी फोन्स का इस्तेमाल होता था और सुनील इसे इंडिया में बेचना चाहते थे। पर इंडिया में प्रोडक्ट्स बैन थे, पर आप उसके पार्ट्स तो इंपोर्ट कर सकते थे। तो सुनील मित्तल ने पूरे टेलीफोन सेट्स खरीदे, उसको डिसमेंटल किया, इंडिया भेजा और यहाँ पे असेंबल करके उसे यहाँ बेचना शुरू किया। इतने तेजस्वी लोग हैं। ऐसे मिला इंडिया को अपना सबसे पहला पुश बटन फोन। उसके बाद उन्होंने इंडिया में कॉर्डलेस फोन, आंसरिंग मशीन और फैक्स मशीन इंट्रोड्यूस कराई। पर उनके एम्बिशंस यहाँ रुकने वाले नहीं थे। 1991 में आई एक नई सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव बने प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने फाइनेंस मिनिस्टर। और लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा फ्रीली ऑपरेट करने का मौका मिला। We are in a phase of restructuring our economy, of ensuring that the grave economic crisis which we faced when our government came into office is converted into an opportunity. इस समय सुनील मित्तल ने इंडिया के सेलुलर फोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बिड करने का फैसला किया। वो आउटसाइडर थे, यानी उनका टेलीकॉम में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और किसी ने ये नहीं सोचा कि उनको लाइसेंस मिलेगा क्योंकि टेलीकॉम में एक्सपीरियंस होना इस लाइसेंस को लेने के लिए ज़रूरी था। इसलिए सुनील ने अपनी सारी सेविंग्स बिड में लगा दी और एक फ्रेंच ग्रुप विवेंडी के साथ पार्टनर किया ताकि उन्हें लाइसेंस मिल पाए, क्योंकि उनका हमेशा से यही सोचना था कि धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्तम बाय वरना मत करो। और फाइनली उन्हें दिल्ली के लिए लाइसेंस मिल गया और उसके बाद उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की। पर दिल्ली के बाहर जब उन्होंने लाइसेंस के लिए बिड किया तो वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से हार गए
क्योंकि वो उसके लिए सुनील से कहीं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो गए। पर उनकी किस्मत 3 साल बाद चमकी, जब बाकी कॉम्पिटिटर्स लाइसेंस को लेने के बाद रेगुलरली गवर्नमेंट को पेमेंट करने में नाकाम रहे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। और धीरे धीरे मिस्टर मित्तल ने और जगहों के लाइसेंसेस लेने शुरू किए और ऐसे बढ़ना शुरू हुआ एयरटेल। भारतीय कंपनी का मेन मॉडल ये है कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो बड़े बिजनेसेस के साथ और बड़े प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करना ज़रूरी है। जब उन्होंने सुजुकी के साथ काम किया तब उनको इंटरनेशनल ट्रेड और कई सारी चीज़ों की लर्निंग हुई। मिस्टर सुनील मित्तल को शुरुआत में थोड़ी नर्वसनेस ज़रूर थी कि क्या वो अकेले कुछ बड़ा कर पाएंगे कि नहीं, बट ऐसे पार्टनरशिप्स करते करते ये एक बिजनेस मॉडल में बदल गया। What's the business model here? These companies look for big markets. In India is a big market, it's a continent of consumers. But they cannot get into these countries on their own, not because they cannot legally. They need you. They need a local person, just like you need local people to run it. I need capital, technology, and want to jumpstart. अगर किसी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को इंडिया में अपना एस्टैब्लिशमेंट करना है तो उसको लोकल सपोर्ट की तो ज़रूरत होगी ही, और मिस्टर सुनील मित्तल को भी 10 साल की ग्रोथ 1 साल में करने को मिल सकती है। और जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? सुनील मित्तल ने एयरटेल की प्रीपेड सर्विस इंडिया में इंट्रोड्यूस करी क्योंकि उनको जल्द ही ये एहसास हो गया कि इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह बिलिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स को महीने के एंड में किसी भी तरीके का शॉक नहीं चाहिए होता। तब उन्होंने गली के हर पनवाड़ी को यूज़ किया और प्रीपेड कार्ड्स बेचना शुरू किया ताकि हर गली से एयरटेल और कस्टमर्स एक्वायर कर पाए। सुनील मित्तल ने एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा ये बिलीफ रखा कि किसी भी डील में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप की वैल्यू हमेशा पैसों से ज़्यादा रखी। हर डील और नेगोशिएशन के एंड में दोनों पार्टीज खुश रहनी चाहिए। पर इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी की एक खास बात ज़रूर थी कि चाहे शुरुआत में उनके ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स कितने ही छोटे क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा दूसरों के सामने यही इमेज प्रोजेक्ट की कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। सोच बड़ी होनी चाहिए, कंपनी छोटी है तो क्या। बड़े ब्रांड्स यूजुअली छोटे ब्रांड्स के साथ इतनी आसानी से कोलैबोरेट नहीं करते और उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर की ज़रूरत है। इसीलिए मिस्टर मित्तल ने हमेशा अपने ब्रांड के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उनकी सोच हमेशा से यही रही कि कोई भी ब्रांड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो कस्टमर्स को अपने वैल्यू ऐड करके दे और उनकी डे टू डे लाइफ एस्पेक्ट्स को टच करे। Hey guys, thank you so much for watching that video. अगर आपने enjoy किया तो प्लीज़ hit the like, share and subscribe button down below. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें तो प्लीज़ let us know in the comments. We'll be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.